Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of linear circuit analysis. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Contents of this experiment include 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, hardware implementation, results and conclusion. The title of our today's experiment is the determination and verification of reciprocity theorem with resistive network and DC source. Equipment needed for the experimentation are listed in this slide. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. What is the reciprocity theorem? Reciprocity theorem कहता है कि आपके एक सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें जो एक वोल्टेज की वजह से एक पार्ट पे आपने वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, ठीक है, एक ब्रांच पे आपने वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, तो दूसरी ब्रांच में उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और अगर आप उस वोल्टेज सोर्स को सेकंड ब्रांच में शिफ्ट कर दो और करंट जो है वो पहली ब्रांच में शिफ्ट हो रहा हो, तो दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है। जो करंट आपका दूसरी ब्रांच में पहली ब्रांच में वोल्टेज सोर्स से लगाने से फ्लो हो रहा था, उसकी अमाउंट एग्जैक्टली सेम होगी उस करंट के जो पहली ब्रांच में फ्लो होगा वोल्टेज सप्लाई को सेकेंड ब्रांच में अटैच करने से। फर्दरमोर, ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ये सिर्फ पैसिव नेटवर्क के लिए वैलिड है। मींस ये रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बेस्ड जो भी सर्किट्स होते हैं उनके लिए वैलिड है। ट्रांसफार्मर और ऑप-एम्प्स, ट्रांजिस्टर्स बेस्ड सर्किट्स के लिए वैलिड नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है कि अगर EMF, E मींस वोल्टेज सोर्स इन वन ब्रांच ऑफ अ रेसिप्रोसिकल नेटवर्क प्रोड्यूसेस अ करंट इन अनदर ब्रांच, आपने पहले ब्रांच के अंदर EMF सोर्स अटैच किया किसी भी नेटवर्क के अंदर और उसने करंट फ्लो कराया दूसरी ब्रांच के अंदर, तो जो EMF मूव होगा फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड ब्रांच इज will cause the same current in the first branch where the EMF has been replaced by a short circuit. अगर हम लोग पहली ब्रांच में EMF लगाते हैं और करंट उसकी वजह से दूसरी ब्रांच में फ्लो होता है, तो उसी EMF को अगर हम मूव कर दें सेकेंड ब्रांच में, तो उसकी वजह से जो करंट पहली ब्रांच में फ्लो होगा वो सेम होगा। और इस केस के अंदर हम पहली ब्रांच से वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहली जो आपको पिक्चर नजर आ रही है उसमें क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसको N से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके अंदर एक ब्रांच है जिसके अंदर एक रेजिस्टर है, ठीक है। ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टर है, ये जो ब्रांच है उसको हमने 1 का नाम दे दिया है। सेकेंड पे एक ब्रांच है जिसको हमने 2 का नाम दे दिया है। उसके बाद उस नेटवर्क पे हमने 1 ब्रांच पर एक इलेक्ट्रिकल सोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल सोर्स को हमने E1 का नाम दे दिया है। अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की ब्रांच नंबर 1 पे E1 अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से सेकेंड ब्रांच में से करंट फ्लो होता है। जो नेटवर्क में से करंट फ्लो होगा डेफिनेटली, और उस सोर्स की वजह से E1 की वजह से सेकेंड ब्रांच में से भी करंट फ्लो होगा। तो जो करंट वो फ्लो हो रहा होगा उसको I2 का नाम हम दे देंगे। अब अगर हम थर्ड पिक्चर पे देखें तो हमने कुछ इस तरह से रिप्लेसमेंट किया है कि उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ब्रांच 1 की को शॉर्ट कर दिया है, या वहां रजिस्टर कनेक्टेड है जहां पर हमारी सप्लाई E1 पहले कनेक्टेड थी उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, और उसको वो जो EMF सोर्स था उसको हमने सेकेंड ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। सेकेंड ब्रांच के अंदर शिफ्ट कर दिया है और उस EMF सोर्स को हमने E2 का नाम दे दिया है। अब इस E2 की वजह से जो पहली ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा था उसको हमने I1 का नाम दे दिया है। अब जब सोर्स आप दे रहे होते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे, तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन, और उस सोर्स की वजह से जो करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। तो आपका जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो ये कहता है कि आपकी सेकेंड पिक्चर के अंदर अगर सोर्स E1 जो है, E1 सोर्स एक्साइट कर रहा है सिस्टम को, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है वो है I2। तो रेशियो क्या बनी? E1 बाय I2, एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय आपका जो है रिस्पॉन्स।
उसकी वैल्यू मीन्स जो सोर्स आपने E1 था उसकी वजह से आपको जो करंट मिला I2 उसकी वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली सेम है आपके उस रेशो के E2 बाय I1 से बन रही है। E2 क्या है? सेकेंड सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है और I1 क्या है? आपका सेकेंड सोर्स की वजह से जो रिस्पॉन्स ऑफ द नेटवर्क बन रहा है वो है। तो आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है कि आप लोग सर्किट के अंदर अगर जहां मर्जी सोर्स को और करंट देख रहे हो, सोर्स को आपने कहीं भी किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है और उस सोर्स की वजह से किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग, तो रिस्पॉन्स नहीं, आपके पास एक्साइटेशन ओवर रिस्पॉन्स की जो रेशियो होगी वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगी। चाहे आप सोर्स को किसी भी ब्रांच में लगा दो और चाहे आप करंट को किसी भी ब्रांच से मेजर कर लो, लेकिन हमेशा एक्साइटेशन ओवर रिस्पॉन्स की जो रेशियो है वो सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, हमने पहले E1 को एक ब्रांच में अटैच किया, उसकी वजह से जो करंट I2 फ्लो हो रहा था वो दूसरी ब्रांच में फ्लो हो रहा था। फिर हमने क्या किया कि E2 को हमने या सोर्स को हमने सेकेंड ब्रांच में अटैच कर दिया, करंट जो उसकी वजह से फ्लो हो रहा था वो पहली में फ्लो हो रहा था। तो हमने ये देखा कि हम पहले लगाएं या बाद में लगाएं सोर्स, E1 बाय I2 इक्वल है E2 बाय I1 के, मतलब रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए कंडीशन आपके पास कि ये सिर्फ उस नेटवर्क में अप्लाई हो सकता है जो रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, मींस पैसिव नेटवर्क हो। और इसके अलावा इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, सिर्फ एक सोर्स मौजूद हो। अगर मोर देन वन सोर्स होंगे तो ये जो थ्योरम है ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये भी कहता है कि आपके जिस भी नेटवर्क के आप अंदर ये अप्लाई करो थ्योरम, उसके अंदर जो सोर्स कनेक्ट हुआ है वो इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। अगर तो वो डिपेंडेंट सोर्स है तो ये थ्योरम जो है ये नेटवर्क पर नहीं अप्लाई हो सकता। अब यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक सोर्स है, ठीक है, 10 वोल्ट का, और 3 रेजिस्टेंसेज हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि हमने 10 वोल्ट की सप्लाई अटैच की हुई है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 10 वोल्ट की सप्लाई हम अटैच करें तो आई जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसको हमने कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। 6 ओम की और 7 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैंने उनका पैरेलल कनेक्शन फाइंड आउट किया। 6 और 7 को पैरेलल में अटैच है क्योंकि उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू उनको सॉल्व किया और उनको 5 ओम के रेजिस्टर के साथ ऐड कर दिया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकली मेरे पास 8.23 ओम्स, ठीक है। अब मैंने टोटल करंट ऑफ द सर्किट निकालना है। हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। तो V क्या है मेरे पास 10, R क्या है मेरे पास 8.23, तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट क्या निकला 1.22 ओम्स, ठीक है। 1.22 ओम्स हो गया। अब हमने ब्रांच में से करंट निकालना है। जो सेकेंड ब्रांच है जो 6 ओम के ऊपर है, के पैरेलल में है, उसमें से हमने करंट निकालना। तो क्या है I इक्वल्स टू 6 मीन्स हमने इसके पैरेलल में लगाना है, तो हम लोग 6 ओम की रेजिस्टर लेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6, ठीक है। ये जो I करंट फ्लो हो रहा है ये 6 और 7 के दरमियान में हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाया, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1.22। करंट मेरे पास क्या निकला 0.56 एम्पेयर्स, ओके। अब हमने देखना है कि अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी को दूसरी ब्रांच के अंदर ले जाती हूँ और ये जो करंट आई है उसको पहली ब्रांच में शिफ्ट करती हूँ, तो क्या मेरी वैल्यू सेम निकलती है करंट की या डिफरेंट हो जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वोल्टेज सप्लाई को इधर मैं ले आई हूँ, ठीक है, और करंट जो है मैं पहली ब्रांच में मेजर कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है आपका 5 और 6 ओम्स की रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल हैं, उन दोनों का पैरेलल कनेक्शन मैंने फाइंड आउट किया और उसको ऐड कर दिया 7 के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकली मेरे पास 9.73 ओम्स। उसके बाद मैंने टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट है हमारे पास PT डिवाइडेड बाय RT। VT किसके इक्वल है 10 वोल्ट के, 10 को मैंने 9.73 से डिवाइड कर दिया है, तो आंसर मेरे पास निकला 1.03 एम्पेयर्स, ठीक है। ये टोटल करंट ऑफ द सर्किट है। अब मैंने ब्रांच का करंट निकालना है, तो 6 ओम की ब्रांच के अकॉर्डिंग निकालूंगी।
तो आएगा I इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1.03 जो टोटल करंट ऑफ द सर्किट है। तो आपका ब्रांच करंट जो निकला वो है 0.56 एम्पेयर। ये वैल्यू एग्जैक्टली करंट की वही है जो अभी हमने प्रीवियस में फाइंड आउट की है। मतलब कहने का ये है कि आप 10 वोल्ट की बैटरी को पहली ब्रांच में लगाओ या थर्ड ब्रांच में लगाओ, जहां भी लगाओ आपका करंट की वैल्यू सेम निकल रही है। आप ईएमएफ फोर्स को पहली ब्रांच में लगाओ, दूसरी में लगाओ, उस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम फ्लो होगा। ये आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है। Limitations of reciprocity theorem. This theorem is only applicable to a single source network. जिस नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा वहां पर आप लोग सिर्फ रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो। ऐसा सर्किट जिसमें मोर देन सोर्सेज और वन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे वहां पर आप लोग इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ उस सर्किट पर अप्लाई होगा जहां पर वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसके अलावा ये लीनियर जो नेटवर्क्स हैं उन पर एप्लीकेबल होता है जिसमें रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं। ऐसे सर्किट्स जिसमें ट्रांजिस्टर्स या एम्पलीफायर्स अटैच होते हैं, ये टाइम वेरिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ये थ्योरम आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ लीनियर सर्किट पे आप लोग लगा सकते हो। एक्सपेरिमेंट है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर मैं ईएमएफ सोर्स को यहाँ अप्लाई करती हूँ और करंट यहाँ फाइंड आउट करती हूँ तो उस करंट की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी उस करंट से जब मैं ईएमएफ को यहाँ अप्लाई करूं और करंट को मैं यहाँ पर मेजर करूं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैंने 3 रेजिस्टेंसेस ली हैं। ये 1K की है, ये 2.2K की है और ये 1K की है। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको सप्लाई दूंगी। यहाँ पर मैंने डीसी सप्लाई देनी है इस साइड पर और यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना है। डीसी सप्लाई मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, नेगेटिव जो है मैं बैटरी का लेकर आके यहाँ पर नेगेटिव ग्राउंड से अटैच कर रही हूँ, पॉजिटिव जो है वो मैं एक साइड पर ब्रांच के दे रही हूँ। और अब मैं अपना जो है एमीटर लूंगी। एमीटर को एमीटर पर सेट करेंगे, मिली एम्पेयर पर सेट करेंगे और यहाँ पर अपनी प्रॉब्स रखेंगे। तो हमारे पास जो करंट आ रहा है वो 0.97 तकरीबन आ रहा है। प्रॉब्स रिवर्स करेंगे, 0.97 मेरे पास करंट की वैल्यू आ रही है। 0.97 मेरे पास करंट की वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करूंगी, इस बैटरी को मैं दूसरी ब्रांच से अटैच कर दूंगी। नेगेटिव यहीं पर रहेगा, सप्लाई को मैं यहां पर अटैच करूंगी। ठीक है, और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी प्रॉब्स रख के। यहां पे मैंने प्रॉब्स रखी तो मेरे पास करंट की वैल्यू तकरीबन वही सेम, एग्जैक्टली सेम आ रही है 0.97 जो मेरी दूसरी ब्रांच में आ रही थी। तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें कहता है। और अगर हम इस ब्रांच मतलब यही हमने सर्किट बनाया हुआ है, ये 1K की रेजिस्टर थी, ये 2.2K की थी, ये 1K की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सप्लाई दी और इस ब्रांच में मैंने करंट फाइंड आउट किया। जब मैंने यहाँ पे सप्लाई देके इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट किया, उस करंट की वैल्यू वही वाली वैल्यू होगी जब मैं अपनी इस वोल्टेज सप्लाई को रिवर्स करके यहाँ पर अटैच करती हूँ और एमीटर को यहाँ पे अटैच करती हूँ। यहाँ एमीटर लगाऊं या यहाँ एमीटर लगाऊं, दोनों में करंट्स की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम होती है। यह हमें हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है, जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है। From this lab, we have learned about the basic concept of reciprocity theorem and how we can implement and verify this theorem by the help of hardware. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.